साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता में एक आर्टिकल निकला है या संपादकीय है, म्यांमार पर कस्ता शिकंजा। यह संपादकीय संजीव पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। इस संपादकीय में जो है म्यांमार के संदर्भ में बताया गया है, जो म्यांमार में कुछ समय पहले सैन्य तख्तापलट हुआ है, उसके संदर्भ में इस जो यहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल हुई है, इसका आसियान संगठन पर क्या असर हुआ है और आसियान देशों के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, तथा इसका इसके पड़ोसी देशों पर मुख्यतः भारत पर क्या असर हुआ है और भारत के द्वारा इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में और रोहिंग्या मुसलमानों का जो मुद्दा है उसको भी लेकर के इस संपादकीय में चर्चा की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसको यहाँ पर हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, जिसे आसियान के नाम से जानते हैं, तो आसियान का 39वां शिखर सम्मेलन जो है सदस्य देश म्यांमार की गैर मौजूदगी में संपन्न हो गया। ऐसा नहीं है कि म्यांमार इसमें शिरकत नहीं करना चाहता था, लेकिन आसियान संगठन ने ही उसे सम्मेलन से दूर रखा। म्यांमार के सैन्य शासक मिन ऑन्ग लेंग के लिए यह एक बड़ा झटका है। म्यांमार को आसियान का यह स्पष्ट संदेश है कि लोकतंत्र के बिना क्षेत्रीय सहयोग संभव नहीं है। हालांकि म्यांमार को लेकर के आसियान सदस्य देशों में भी एक राय नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रभाव वाले सदस्य देशों ने म्यांमार के सैन्य शासन को साफ संकेत दे दिया है कि जब तक वह लोकतंत्र बहाली के लिए कदम नहीं उठाता है, तब तक उसे ऐसा बहिष्कार झेलना पड़ सकता है। इस बार आसियान की सालाना बैठक इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है कि इस बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संबोधित किया है, तथा उन्होंने अपने भाषण में चीन और म्यांमार की नीतियों को लेकर चिंता जताई है। इस साल के शुरू में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद ही आसियान के कुछ सदस्य देशों ने म्यांमार के घटनाक्रमों को लेकर सैन्य शासन के प्रति नाखुशी जाहिर की थी। बेशक म्यांमार में सैन्य शासन उसका अंदरूनी मामला हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित होती है। थाईलैंड इसका उदाहरण है, जहां लंबे समय से सेना और लोकतंत्र समर्थकों के बीच टकराव हो रहा है। वहां भी सैन्य शासकों ने तख्तापलट कर सत्ता कब्जा कर ली थी। ऐसे में म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन के अंत को महज उसकी आंतरिक घटना मानना भारी भूल होगा, साथ ही लोकतंत्र के प्रति अन्याय भी। यही कारण है कि आसियान के उन सदस्य देशों जहां लोकतंत्र खासा मजबूत है, ने म्यांमार के सैन्य शासन के प्रति खुलकर अपनी नाराजगी जताई है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके यहाँ पर भी इस तरह तानाशाही की प्रवृत्ति न उभरने लगे। आसियान के सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और सिंगापुर पूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, जहां सरकारें चुनी जाती हैं। तो आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और सिंगापुर 4 देश। सेना पूर्ण रूप से निर्वाचित सरकार के अधीन काम करती है, इसलिए इन्हीं 4 देशों ने म्यांमार के सैन्य शासन को लेकर ज्यादा नाराजगी दिखाई है और उस पर लोकतंत्र बहाली के लिए दबाव बना रखा है। लेकिन म्यांमार के सैन्य शासक इन देशों की अपील की अनदेखी ही कर रहे हैं। दरअसल आसियान के सदस्य देश और म्यांमार के पड़ोसी थाईलैंड का रवैया म्यांमार को लेकर स्पष्ट नहीं है। थाईलैंड में भी लोकतंत्र पर सेना हावी है। यहाँ भी सेना द्वारा तख्तापलट का इतिहास रहा है। 2014 में थाईलैंड में सेना ने तख्तापलट दिया था। फिर 2016 में थाईलैंड की सेना ने अपनी सहूलियत के हिसाब से नया संविधान बनाया, जिसमें देश पर सेना की पकड़ को और मजबूत कर दिया गया। हालांकि आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन के स्थापित सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है कि इसके सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आसियान के सदस्य देश इस बात को लेकर अभी तक एक राय नहीं बना पाए हैं कि अगर किसी सदस्य देश की सीमा में घटी किसी राजनीतिक घटना या सत्ता परिवर्तन से क्षेत्रीय शांति प्रभावित होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए। कुछ सदस्य देश म्यांमार के प्रति सख्त हैं, तो कुछ का रवैया नरम है। यही कारण है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद भी उसे आसियान की सदस्यता से निलंबित नहीं किया गया। आसियान के अन्य मंचों पर म्यांमार के सैन्य शासकों के प्रतिनिधि जा रहे हैं, बैठकों में भाग ले रहे हैं, उनकी उपस्थिति को रोका नहीं गया है। कुछ बैठकों में म्यांमार सैन्य शासन के निवेश मंत्री और उप योजना मंत्री ने भाग लिया, लेकिन तख्तापलट के लिए जिम्मेदार म्यांमार के सैन्य तानाशाह मिन ऑन्ग लेंग को सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक में आमंत्रित न कर साफ साफ यह संदेश दिया गया है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मूल्यों का पालन करना होगा। तख्तापलट के बाद से म्यांमार में मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी को लेकर आसियान गंभीर है। हालांकि सैन्य शासक मिन ऑन्ग लेंग तर्क दे रहे हैं कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कानून के अनुरूप हुआ है, पर दुनिया जान रही है कि म्यांमार के तख्तापलट में चीन का परोक्ष सहयोग रहा है। लेंग भी अच्छी तरह जानते हैं कि पश्चिमी देश उन्हें आसानी से शासन नहीं करने देंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने सैन्य शासक को निशाने पर ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी म्यांमार की सेना से संबंधित व्यापारिक कंपनियों के साथ दुनिया भर के देशों को संबंध खत्म करने की अपील की है। लंबे समय बाद म्यांमार में लोकतंत्र बहाली और लोकतंत्र समर्थक नेता ऑन्ग सान सू की सत्ता वापसी से लोकतंत्र मजबूत होने के संकेत मिलने लगे थे, पर लोकतांत्रिक सरकार सेना के दखल से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी। महत्वपूर्ण मंत्रालय सेना के पास ही थे। सेना शासन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में थी और अंततः सेना तख्तापलट से ऐसा करने में कामयाब हो गई। इस घटना से पड़ोसी देशों का प्रभावित होना स्वाभाविक था। म्यांमार में जब लोकतंत्र था तब भी सेना बेलगाम थी। तख्तापलट के बाद देश के रखाइन प्रांत में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का दमन हुआ। इस प्रांत के संसाधनों और भूमि पर सेना की कंपनियों और उसके साथ कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों की नज़र थी। रोहिंग्या मुसलमानों के दमन का असर यह हुआ कि लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश, भारत, नेपाल, थाईलैंड में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। रोहिंग्या शरणार्थियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित बांग्लादेश है। इस समय वहाँ करीब 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं। इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। म्यांमार के एक और पड़ोसी देश थाईलैंड में 1 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैं। भारत, इंडोनेशिया, नेपाल जैसे देशों में भी रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ली है। म्यांमार के सैन्य शासन को लेकर के भारत ने अभी तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है, जबकि एक लोकतांत्रिक देश से यह उम्मीद की जा रही थी कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए म्यांमार के सैन्य शासकों पर दबाव डाला जाता। लेकिन इसके उलट इस साल 27 मार्च को म्यांमार के सैन्य शासन की ओर से आयोजित सशस्त्र सेना दिवस परेड में भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिया। सशस्त्र सेना दिवस पर आयोजित सैन्य परेड में चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ऐसे में यह माना जा सकता है कि भारत का यह कदम रणनीतिक हो, लेकिन इस कार्यक्रम में वियतनाम, लाओस और थाईलैंड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये सारे आसियान के सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, जो रोहिंग्या लोगों के बोझ से परेशान है, उसने भी रणनीति के तहत म्यांमार के सैन्य शासकों के प्रति नरम रुख अपना रखा है। भारत और बांग्लादेश की म्यांमार संबंधी कूटनीति में कहीं ना कहीं चीन शामिल है। म्यांमार के सैन्य शासक जो है चीन के नज़दीक है, इसलिए भारत को आशंका है कि म्यांमार के सैन्य शासन से टकराव उसे चीन के और नज़दीक ले जा सकता है। म्यांमार के अंदर वैसे भी चीन कई बड़ी योजनाओं में निवेश कर चुका है। दूसरी तरफ भारत की लंबी सीमा म्यांमार से लगती है, इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि म्यांमार के सैन्य शासक भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दें। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में हमने इसकी चर्चा की। यह आर्टिकल आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो IR वाला पोर्शन है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।